चलिए तो देखिएगा कि एडिशन हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर मान लीजिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन देता हूं कि दो वेक्टर हैं ए एंड बी सच दैट मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, है ना, दोनों का मॉड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, और उनका जो रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड उनके ही बराबर है, ठीक है ना। तो आर इज बेसिकली व्हाट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इफ इट इज गिवन टू यू दैट वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है, और उनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी इनके बराबर है, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। हाँ जी बेटा, ठीक है। चलिए सभी लोग देख पा रहे हैं? जी सर। ओके, तो नोट भी करें और थोड़ा मुझे बताएं कि माइंड में क्या आ रहा है और कैसे डील करना है। 2 मिनट सोचते हैं और सोचने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि हाउ टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने का जो मेथड है वो आपके पास है, द ट्रायंगल लॉ, द पैरेललोग्राम लॉ। तो आपको सोचना है कि कौन सा इसमें लगाया जा सकता है, एंड है ना, फॉर्मूला ही है एंगल सम आपको प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके मे बी, या बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये पता लगा लें कि कैसा ट्रायंगल बनने वाला है तो डेफिनेटली एंगल सम प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या लगता है, क्या आंसर है? किसी का आ चुका हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है। सर आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक्चुअली मे बी, या है ना, हो सकता है आइसोसेलेस हो सकता है मे बी इक्विलैटरल ही हो, है ना। तो ये आपको सर देखना है। इक्विलैटरल रहता है क्योंकि तीनों इक्वल है ना, तो 60 डिग्री आ जाएंगे तीनों। अब चलिए बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। चलिए तो इसका हम एक काम करते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला और बिल्कुल सही बोला है कि अगर मान लीजिए वेक्टर ए है ऐसा कुछ, ठीक है ना, और वेक्टर बी है ऐसा कुछ, और रिजल्टेंट आर है ट्रायंगल लॉ से ऐसा, ठीक है। और हमें ये मालूम है, हमें गिवन है कि आर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ऐसे गिवन है। और ट्रायंगल तो खैर बनना ही था, जब ए प्लस बी हम करेंगे ट्रायंगल लॉ से तो आर जो आएगा थर्ड साइड ही होगी एक्चुअली ट्रायंगल, और तीनों साइड्स बराबर हैं ऐसा अब हमें दिख रहा है, मतलब गिवन भी है। और जब तीनों साइड्स बराबर हैं तो कैसा ट्रायंगल हो गया? इक्विलैटरल, बिल्कुल सही बात है। तो अभी हमें ये तो समझ में आ गया कि इक्विलैटरल है, ठीक है। तो ईच एंगल इनसाइड इज 60। तो अभी फिलहाल हमें ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। क्या बोलोगे आप, 60 बोलोगे, क्या बोलोगे? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए? सर 180/3 कर देंगे एज टोटल एंगल, टोटल सम इज इक्वल टू 180, तो वो 60 आ जाएगा सर। एक ही तो 60 आएगा बिटवीन ए एंड बी। तो यू आर सेइंग 60 इज द आंसर? ओके ओके। तो हम लोगों ने शायद सीखा था कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स देखते कैसे हैं, है ना। एक डायग्राम शायद मैंने बनाया था, मे बी आपको ध्यान है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना, और ये हमने एक्सटेंड कर दिया था, और फिर मैंने दो एंगल बना दिए थे कि भाई ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। तो किसे कहना होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? तो क्या तरीका होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने का? याद है आपको क्या किया था हमने वहां? हमने वेक्टर्स को ज्वाइन किया था, टेल टू टेल टेल। को ज्वाइन किया था। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही, दोनों के टेल्स को ज्वाइन किया था। यानी कि अगर मान लो ये वेक्टर बी है तो मैंने ए को एक्सटेंड करके इधर मैं ले आया था, और जो इनके बीच में एंगल था, एक्चुअली एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस, उसे ही कहते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, है ना। ध्यान है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा, ए को एक्सटेंड करूं, ए का टेल मैं यहाँ ले आऊंगा, तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज बी एंड एंगल इज दिस, है ना, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और वो हम आराम से बता सकते हैं कि क्या होगा ये। तो क्या होगा भैया एंगल? इट इज 120। सर 120। बिल्कुल ठीक। तो ये आपका 60 है, तो अब हम बता सकते हैं कि दिस एंगल इज 120, बिल्कुल सही।
चलिए तो एकदम क्लियर है, यानी कि सिंपल सी ज्योमेट्री लगी है और आपने बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। ठीक है, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कोई डाउट हो साथ साथ पूछते रहना। तो अभी हम एडिशन पे ही थोड़ा सा देखेंगे। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक डायग्राम मैंने और बनाया, एक रेगुलर हेक्सागन बना रहा हूँ। ठीक है, और ये है ए, वर्टेक्स इसकी बी, फिर सी, डी, ई एंड एफ, और सेंटर है इसका ओ। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है या शो करना है, शो दैट वेक्टर ए बी, जब मैं वेक्टर ए बी बोलता हूं तो टेल कहां पर है, ए पर, और हेड कहां पर है, बी पर, है ना। तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई और प्लस ए एफ। ठीक, 1 2 3 4 5 5 वेक्टर बनाए मैंने, और शो करना है कि दिस इज इक्वल टू 6 टाइम्स ए ओ, 6 टाइम्स ए ओ। तो चलिए देखिए क्या शो कर पा रहे हैं। ज्योमेट्रिकल मेथड है तो यहाँ तो आपका ट्रायंगल लगेगा या पैराग्राम लगेगा, है ना। तो थोड़ा सोचते हैं ये कैसे आ पाएगा, ये 6 टाइम्स ओ ए ओ। चलिए ट्राई करें। यानी इन सभी को मुझे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ए ओ, है ना। इन शॉर्ट ये मतलब है इसका। तो अगर ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर है ए बी। ए बी को क्या ए ओ के टर्म्स में लेके आ सकते हो, अगर मैं एलएचएस की बात कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड की, तो ए बी, हाँ जी कोई बच्चा बोले, क्या मैं लिख सकता हूँ ए बी की जगह। सर AO प्लस OB। वेरी करेक्ट। तो और ए सर ओ, हम OB को AO भी लिख सकते हैं। हम ओबी को OB को AO भी लिख सकते हैं। नहीं बेटा, क्योंकि डायरेक्शन अलग है। अगर मैं, चलो मैं दिखाऊं, अगर ओबी ये वेक्टर है और एओ या ओए ये वेक्टर है, तो दोनों बेटा बिल्कुल भी, है ना, सेम नहीं है। सेम डायरेक्शन होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तब लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं, है ना। हाँ, लेकिन ये पक्का है कि ए बी को हम एओ प्लस ओबी तो लिख सकते हैं ट्रायंगल। तो यही करना है आपको, सब चीज अपने आप हो जाएंगी। अपने ए बी को लिख दिया एओ प्लस ओबी। अब एसी की बारी आई, क्या बोलो, क्या लिखें, व्हाट इज एसी। सिमिलरली बिल्कुल सिमिलर है, बोलो क्या किया सर जाए। AO प्लस OC। ए ओ प्लस ओ सी, बिल्कुल सही। थर्ड स्टेप, एडी को क्या लिख दें, AOOD। एओ प्लस ओडी एक्चुअली, है ना, लिख सकते हैं। और ओडी जो है वो अब एओ के ही बराबर है, लेकिन मैं फिर भी पहले लिखूंगा एओ प्लस ओडी, और ओडी को बाद में रिप्लेस कर देंगे। ओडी और एओ जो है सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो एओ लिखा जा सकता है। क्योंकि फाइनली हमें एओ चाहिए, इसलिए हम ओडी की जगह, अगर अभी चाहो तो अभी लिख दो, तो इसको भी मैं एओ लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर, लिख सकते हैं ना सर। चलिए, अब ए ई की बारी आई, तो ए ई की जगह क्या लिखें, बोलो। सिमिलर स्टेप है, जैसे अभी तक किया वही करना है, बोलो। हम्म। सर AO प्लस OE। एकदम सही है। तो यानी ए ओ प्लस ओ ई, ठीक है ना, ट्राइंगल लॉ साफ दिख रहा है। यानी इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं इधर, तो ये वाला आपका ए ई जो है वो डेफिनेटली कितना है, ए ओ प्लस ओ ई के बराबर। चलिए अब लास्ट वाला बचा ओ एफ, सॉरी ए एफ। तो ए एफ के लिए क्या लिखें, AO plus AO plus OF। बिल्कुल सही है। चलिए जी, ये आपने एलएचएस लिख दिया। अब यहाँ देखिए, हमें चाहिए एओ। इसका मतलब ये है कि हमें हिंट मिल रही है कि बाकी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही होंगी कहीं ना कहीं। तो ये बताइए कि ओबी जो है वो किस वेक्टर से कैंसिल आउट होगा, ओबी।
OB के एक्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट। OE शाबाश, बिल्कुल सही है। तो नहीं OB जो है वो OE से कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल सही। आगे आया OC, OC किससे कैंसिल होगा? OF बिल्कुल सही, तो ये OF भी गया। और अब ध्यान से देखें, केवल AO बचे हैं, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आ गया 6 टाइम्स AO, यानी कि राइट हैंड साइड। तो ये ट्रायंगल लॉ का एप्लीकेशन था, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल छोटे मोटे मिलेंगे। हालांकि ये मैं करवा रहा हूँ, बट इसकी फिजिक्स में इतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मतलब वेक्टर पे ही क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट अलग बात है, बट काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने करने हैं, है ना, करने चाहिए हमें। तो क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं, नोट कर लीजिए, है ना, नोट भी कर लीजिए। कोई डाउट हो कोई स्टेप पे वो पूछ लीजिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या मैं आगे बढ़ूं? जी सर। नोट भी कर लिया है? यस यस सर। सर। ओके, लिख लिया आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अगर मान लो ये गिवन हो कि कोई दो वेक्टर है A एंड B, सच दैट कि A प्लस B का जो मैग्नीट्यूड है वो A माइनस B का मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है। A प्लस B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A माइनस B का मैग्नीट्यूड। और हमें क्या करना है? हमें निकालना है फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B, है ना। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। चलिए, तो सोचते हैं कि क्या लगेगा इसमें। तो इसको एडिशन से भी कर सकते हैं, यानी जो वेक्टर का एडिशन है, दिख ही रहा है, एडिशन एंड डिफरेंस, है ना, सम एंड डिफरेंस दिख रहा है। और डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। तो दोनों से ही करेंगे, एक्चुअली थोड़ा एप्लीकेशन चाहिए हमें दोनों का, थोड़ा सा समझना है। तो चलो पहले एडिशन से आप सोचो कि एडिशन से क्या करना चाहिए, हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन एंड बी। हाँ जी, कुछ आया आइडिया? तीन मेथड मुझे दिख रहे हैं अभी फिलहाल, तीन मेथड हम लोग ये सवाल कर सकते हैं। तो आपके क्या स्ट्राइक करता है, आप बताएं, क्या लग सर रहा है, एक क्या लग तो रहा है? A और B को ऐड कर सकते हैं, तो इसमें एक तो हमारा R निकल जाएगा, और एक्सटेंड कर सकते हैं A वाली को, इनके बीच का एंगल होगा। ए और बी को ऐड कर सकते हैं, उसके बाद A और B को ऐड करके R आ जाता है ना एक तो। और ओके, नहीं हमें एक ही वैल्यू या बी की वैल्यू तो गिवन नहीं है ना, तो हम ऐड डायरेक्टली तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन चलो आप क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, मैं वही करता हूँ। बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर नॉट गिवन टू अस, तो हम डायरेक्टली कुछ ऐड करके निकाल नहीं पाएंगे। बट आप कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में हैं। सर पर जो R होगा उसकी वैल्यू हमें सब्ट्रैक्शन में पता है ना कैसे है, उसकी वैल्यू A माइनस बी है ना, वो भी हमें पता है। ए माइनस बी एक्चुअली वेक्टर डिफरेंस है, ये उनका जी सर, मैग्नीट्यूड का वही डिफरेंस नहीं है ना। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है ये। वही। तो क्या माइंड में आ रहा है? So maybe we can square both the sides. हाँ, वन ऑफ द मेथड यही है, स्क्वायर करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, एक वेक्टर का स्क्वायर कर सकते हैं क्या? अगर मान लो वेक्टर ए है, तो क्या ये ऑपरेशन डिफाइंड है?
कैन वी स्क्वायर अ वेक्टर? क्या लगता है? मतलब कर सकते हैं? क्या लग रहा है? डाउट है? मतलब मे बी यस मे बी नो, ऐसा कुछ आ रहा है? जी सर। हाँ अदनान तुमने क्या बोला? यस यू कैन? जी सर, नहीं पता, डाउट है। डाउट में, मतलब बहुत क्लियर नहीं। आंशिका तुम्हें क्या लगता है? Sir, I think we can do. वी कैन डू, ओके। चलो देखते हैं कि मान लो हमें पता ही नहीं है कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सोचते हैं कि यार स्क्वायर का मतलब होता क्या है? स्क्वायर का मतलब होता है कुछ ऐसा, और हमें मालूम है कि वेक्टर्स के बीच में आइदर वी कैन हैव अ डॉट प्रोडक्ट और वी कैन हैव अ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब डॉट या क्रॉस। और ये वाला जो प्रोडक्ट जो हमें दिख रहा है, ये ना तो डॉट है ना ये क्रॉस, ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है एक्चुअली, ठीक है ना। एंड दिस इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली इन वेक्टर्स। वेक्टर्स के बीच में या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस होगा, अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो, राइट। ये सिंपल वाला मल्टीप्लिकेशन तो होता ही नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली। तो इस लॉजिक से भी हम कह सकते हैं नो वी कैन नॉट डू दिस, ठीक है। और दूसरा डायरेक्शन के स्क्वायर का भी मतलब मीनिंगलेस है। अगर कोई बोले ना नॉर्थ का स्क्वायर, तो भाई नॉर्थ स्क्वायर क्या डायरेक्शन होता है ना, ईस्ट का स्क्वायर। तो स्क्वायर वेक्टर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसमें डायरेक्शन का भी स्क्वायर, जैसे मैंने बताया था कि डायरेक्शन को जब दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन से डिवाइड हम करते हैं तो मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। उसी तरीके से एक वेक्टर का जो स्क्वायर करेंगे यानी डायरेक्शन तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो भी एक मीनिंगलेस चीज होगी, वो कोई सेंस नहीं बनाएगी। तो इस लॉजिक से भी हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। अदरवाइज दिस सिंपल मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड, ये तो हम जानते ही हैं। आइदर इट शुड बी अ डॉट प्रोडक्ट और शुड बी अ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक बात है। तो चलिए ये तो क्लियर है कि भाई ये तो नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा, क्या हम इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर सकते हैं? क्या ये डिफाइंड है? भाई वेक्टर का स्क्वायर नहीं कर सकते, क्या पता मैग्नीट्यूड का भी नहीं कर सकते? यहाँ क्या लगता है कर सकते हैं? तो पहले ये सोचते हैं कि जो प्रॉब्लम वेक्टर के साथ आ रही थी क्या यहाँ है। यानी मैं अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करता हूं तो बेसिकली मैं क्या लिखूंगा, ए का मॉड इनटू जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है मॉड ऑफ ए, ठीक है ना। अब मॉड के बीच में डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स के बीच में होता है ना। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन इज अलाउड एक्चुअली फॉर मैग्नीट्यूड्स, राइट। तो उनके लिए डॉट या क्रॉस की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। या अदरवाइज भी तुम सोचो, ए डॉट ए क्या था, अगर डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हमने तो पहले वेक्टर का डॉट और सॉरी मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस, और कॉस जीरो था यहाँ पर, और कॉस जीरो क्या होता है 1, तो ये क्या आया था मॉड ए का स्क्वायर। यानी मॉड ए का स्क्वायर होता है ए का अपने आप से डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए। क्या याद आ रहा है आपको ऐसा? Yes, sir. है ना, डॉट प्रोडक्ट में हमने अगर पढ़ा था तो उसका मैग्नीट्यूड भी ड्राइव करवाया था मैंने। मॉड ए क्या होता है ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर अंडर रूट। अगर वेक्टर ए होता है ए एक्स आई ए वाई जे जेड के, तो आई जे के जो कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट होता है दैट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, है ना। ऐसा हम लोगों ने किया था। तो चलिए ये हमें क्लियर है कि जो वेक्टर का मॉड होता है उसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये दो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये हमने डिस्कस किया, अभी हमें समझ में आ गया। और ये यहाँ यूज होगा, इस सवाल में यूज भी होगा, ठीक है। तो आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि वी कैन स्क्वायर बोथ साइड्स बिकॉज दीज आर नॉट द वेक्टर्स, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स। जैसे लेफ्ट वाला कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी से जो आया वो था वेक्टर मे बी सी। और राइट हैंड साइड में कौन है, कोई डिफरेंट वेक्टर है ना, ए माइनस बी, जो दोनों के डिफरेंस से आया, मे बी वो वेक्टर डी है ना। तो ए प्लस बी से जो वेक्टर मिला वो है वेक्टर सी, और जो ए माइनस बी से मिला वो मिला डी, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, ऐसा इन्होंने कहा है ना। यानी ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं। तो एक चीज तो आपने बोली स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है कर सकते हैं। तो चलिए पहला मेथड ये डिस्कस कर लेते हैं।
So method 1, तो squaring both sides. तो दोनों को स्क्वायर किया आपने, तो ये बेसिकली क्या आ गया, a प्लस बी का मॉड का स्क्वायर और ये a माइनस बी का मॉड का स्क्वायर। और यहाँ पे हमें मालूम है कि आगे हमें डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा एक्चुअली। तो डॉट ही का लेते हैं, और मैंने अभी बताया था कि कोई भी वेक्टर अपने आप से जब डॉट लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड के क्या होता है, बराबर, यानी उसके स्क्वायर के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले सकता हूँ a प्लस बी वेक्टर डॉट a प्लस बी। मुझे बता दीजिएगा कि आपकी ये बात समझ में आ गई है। और राइट हैंड साइड में लिख सकता हूँ a माइनस बी डॉट a माइनस बी। अभी मैं मैग्नीट्यूड नहीं, अभी मैं वेक्टर से डील कर रहा हूँ, क्योंकि a प्लस बी का जो मॉड का स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, a प्लस बी डॉट a प्लस बी। क्या ये स्टेप बेटा क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, शिकागो sir. क्लियर है, अदनान, बाकी सभी को जो भी आए हैं, बच्चे बैठे हैं। तो चलिए अब इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी डॉट a प्लस बी क्या होगा, a डॉट a डॉट बी, देन b डॉट a, देन b डॉट b। ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होगा, a डॉट a माइनस a डॉट b, और यहाँ पर माइनस b डॉट a और प्लस b डॉट b। तो ये सब देख लीजिएगा, है ना, सिंपल है, जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग ब्रैकेट्स में जब होती है क्वांटिटीज। अच्छा, मॉड ए का जो a डॉट a है वो क्या है, मॉड ए का स्क्वायर। तो इसे मैं मॉड ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलिए तो लिखा नहीं आ रहा, समझ जाइएगा, ये मॉड ए का स्क्वायर है। और ये a डॉट बी यानी ट्वाइस ऑफ a डॉट बी है, और ये b के मॉड का स्क्वायर है। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड क्या होगा, मॉड ए का स्क्वायर माइनस ट्वाइस a डॉट बी, ट्वाइस a डॉट बी। तो इसको ठीक से लिख लेते हैं, ट्वाइस a डॉट बी, और ये क्या आ गया, प्लस b के मॉड का स्क्वायर। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब जो क्वांटिटीज दोनों तरफ सेम है ना, जैसे 2 इधर भी है 2 उधर भी है, तो है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मॉड ए का स्क्वायर कैंसिल कर दिया मैंने, मॉड बी का कैंसिल कर दिया, तो जो माइनस टू भी इधर था वो उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स a डॉट बी। तो मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट पेज पे। तो ट्वाइस ऑफ a डॉट 4 टाइम्स ऑफ a डॉट बी बन जाएगा इक्वल टू 0। अब 4 तो 0 है नहीं, कौन 0 है, a डॉट बी। एंड इफ a डॉट बी इज 0, दिस इंप्लाइज a इज परपेंडिकुलर टू b, है ना, यानी एंगल आ गया 90। देखिएगा कई बात समझ आ गई। सर वो ए और बी कैंसिल होने के बाद क्या किया, जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो इसके बाद क्या किया, समझ नहीं आया। देखो देखो, जो a स्क्वायर है दोनों तरफ कट गया, है ना, b स्क्वायर भी कट गया, कैंसिल आउट हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा था, तो ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ जो आपको दिख जाएगा, ये हाईलाइट कर दिया मैंने। ये बचा ट्वाइस ऑफ a डॉट b, और बाकी सब कुछ नहीं है यहाँ पर। और राइट हैंड साइड पे क्या बचा, माइनस ऑफ ट्वाइस a डॉट b। ध्यान देखो, लेफ्ट हैंड साइड में बचा हुआ है केवल ट्वाइस ऑफ a डॉट b, राइट हैंड पे बचा माइनस ऑफ 2a डॉट b। तो माइनस वाली चीज को, क्वांटिटी को मैं लेके आया लेफ्ट में, है ना, ऐड हो जाएगा भाई, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो अब मुझे क्या मिलेगा, 4 टाइम्स a डॉट b, है ना, इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, तो इसे नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि लाइट में हमारा मिला क्या। जब भी 4 इंटू a डॉट बी 0 आया, जब भी डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का 0 आता है, तो उनका एंगल क्या होता है बीच में, है ना, 90। ये हमें मालूम है, डॉट प्रोडक्ट में हमने अच्छे से रिवाइज किया हुआ है। तो a डॉट बी अगर 0 है तो इसका मतलब a इज परपेंडिकुलर टू b और द एंगल इज 90। ठीक है, चलिए इसे पूरा देखिए। तो ये हमारा मेथड नंबर 1 था, जिसमें हमने डॉट प्रोडक्ट को यूज किया। अभी 2 मेथड हमारे पास और हैं, ठीक है ना। तो सोचिए, और ज्योमेट्री से तो ये बिना कुछ किए पेन उठाए हो जाएगा सवाल, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, और आप बता देंगे कि एंगल क्या होना चाहिए। तो इसे नोट कर लें।
चलिए, तो स्टेप्स सब क्लियर हैं, नोट कर लिया? और दूसरा और कुछ सोचिए, मतलब इसके अलावा क्या कर सकते हैं ये भी सोचिए। सेकंड मेथड को गेस करिए क्या हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल क्या होगा? हम्म? अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी में एंगल क्या होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा? अदनान बोलो, ट्राई कर रहे हो, सोच रहे हो? कुछ तो बोलो, हुआ नहीं हुआ, मतलब माइंड में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है बोलो। अंशिका क्या आ रहा है माइंड में? कुछ नहीं आ रहा तो कुछ नहीं बोल सकते हो, तो बात थोड़ी है। अगर आपको लगता है नहीं जी और कोई मैथड तो नहीं आ रहा तो इट्स ओके, बताएं, अनम्यूट करें, कुछ बोलें। जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं सोच पा रहे सर। चलो जी कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, तो ये तो बता दो वे एंगल ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा है वेक्टर ए, तो ए और माइनस बी क्या होता है वैसे? ये शायद मैंने कभी डिस्कस तो किया ही होगा। अगर वेक्टर बी है इधर तो माइनस बी किधर होता है? अपोजिट। ये होता है ना, नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है? अगर बी का नेगेटिव मुझे चाहिए तो एक ऐसा वेक्टर है जो बी के अपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम। यही होता है। कुछ यस नो? जी सर, वो ठीक है ना? तो मुझे बताओ ए और बी में, चलो डायग्राम बना लोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है जी, ये बी है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है? ये वाला जानते हैं आप, ए को एक्सटेंड कर देंगे तो ए और बी के बीच में एंगल ये थीटा हो जाएगा। अब माइनस बी बनाते हैं, माइनस बी कौन सा होगा? माइनस बी होगा इधर और ए तो खैर इधर है ही। अब क्या लगता है वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी में एंगल क्या है? अब तो बता दो यार, डायग्राम बन गया। 180 में से पहले वाले थीटा को माइनस कर देंगे, 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। यानी इसे एज अ पॉइंट याद कर लो, समझ में भी आ रहा कि ए और बी में अगर एंगल थीटा होगा तो ए और माइनस बी में एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा। क्लियर है? समझ में ना आए तो पूछो, अदरवाइज तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। क्यों भाई, क्या लगता है, समझ में आ गया? जी सर। अब एक आर का फॉर्मूला हमने सीखा था, यानी वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड मालूम हो, एंगल पता हो, तो आर क्या होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर आर इज, ये ए प्लस बी है, तो आर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो आर इज दिस, ए प्लस बी का जो वेक्टर है मॉड मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला ड्राइव किया था हम लोगों ने कि अगर जी वेक्टर ए किया एंड बी था, है। अभी याद। हाँ याद है ना? जी। ओके, अब मैं एक दूसरा वेक्टर लेके आता हूँ आर डैश, और ये क्या है? ये ए माइनस बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये होगा। तो मैं आर डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। एक्चुअली क्यों? क्योंकि cos ऑफ 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है माइनस cos थीटा। थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगेगी यहाँ पे। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है, मालूम है आपको?
ऑल साइन 10 cos आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये तो 10th में ही पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, या 11th में आके पढ़ लिया होगा। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब एंगल होता है 90 और 180 के बीच में। तो यहाँ पर जो cos होता है यानी cos ऑफ 180 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है, अभी एज अ फॉर्मूला ही देख लो, तो ये बराबर आता है माइनस ऑफ cos थीटा। तो r डैश बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस b। तो अगर r को जो समेशन था मैं ऊपर लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 से, तो r डैश को लिख सकता हूँ इक्वेशन 2 से। यहाँ तक क्लियर है? पहले वाला क्या है, a प्लस बी का मॉड, दूसरा वाला क्या है, a माइनस बी का मॉड मैग्नीट्यूड। और ये क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि दोनों इक्वल हैं। इट इज गिवन टू अस दैट r इज इक्वल टू r डैश, बिकॉज a प्लस बी का जो मॉड है वो हमें a माइनस बी के मॉड के बराबर गिवन है। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करूं तो मैं लिख पाऊंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, अंडर रूट है। और राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और फिर से इसका अंडर रूट है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या मिला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। समझते जाओ भाई, समझते जाओ। और अब वही चीज यानी a दो तरफ कैंसिल आउट, b कैंसिल आउट, और क्या आया, माइनस 2ab cos थीटा को इधर ले आओ तो 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक है जी, 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। तो ये अगर नोट कर लो तो यहाँ मैं साइड में कहीं लिख देता हूँ। अगर 4 टाइम्स ab cos थीटा 0 है, जिसका मतलब होता है कि 4ab तो 0 है नहीं, cos थीटा 0 है, तो cos थीटा इज 0 और थीटा इज π/2। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 और π। देखिएगा क्या ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी, अंशिका को एकदम क्लियर हुआ। यस सर, अदनान जी आप बताएं। ठीक है, यस सर जी। मुझे किसी और की आवाज नहीं आ रही, कोई और नहीं बैठेगा? मोहित शांत बैठे हो भाई। मोहित क्लियर है जी सर। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर। तो ये हुआ मेथड नंबर 2। अभी मैं बात कर रहा हूँ मेथड नंबर 3 की भी। मैंने बोला था 3 मेथड है, तो एक मेथड और है और सबसे शॉर्टेस्ट वही है, एक लाइन का बिना पेन उठाए आंसर देने वाला। यानी जब एमसीक्यूज आते हैं, चाहे वो नीट के हों चाहे वो, है ना, जेईई मेंस के हों, तो ऐसे सवाल छोटा मोटा आ भी जाता है, मतलब इट्स नॉट दैट टफ बट इट कैन कम इन द एग्जाम। तो अगर आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, बिना पेन उठाए कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं वहां पर। तो चलिए सोचिए क्या और कर सकते हैं, क्या और सोच सकते हैं। 2 मेथड तो हो गए, डॉट प्रोडक्ट भी हो गया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी यूज हो गया। व्हाट मोर वी कैन डू इन दिस क्वेश्चन, सोचिए। हिंट कहेंगे तो मैं दे दूंगा, इफ यू नीड अ हिंट। पहले सोचो, फिर हम हिंट की बात करेंगे। हम्म, ज्योमेट्री लगेगी थोड़ी सी। सोचिए कैसा डायग्राम बनता है, क्या ट्रायंगल, क्या पैराग्राम, किस चीज को हम यूज करके बहुत आसानी से बता सकते हैं द एंगल बिटवीन ए एंड बी या मस्ट बी 90। हाँ जी बताएं। चलिए आपको 9th 10th वाली ज्योमेट्री रिवाइज कराता हूँ मैं थोड़ी सी, बताता हूँ, पूछता हूँ कुछ। अच्छा ये बताइए कि पैराग्राम लॉ को सोचो, लॉ ऑफ पैराग्राम। तो क्वाड्रिलेटरल है ये पैराग्राम, और जो ए प्लस बी होता है वो वन ऑफ द डायगोनल है। कौन सा डायगोनल, जो कॉमन टेल से जाता है ना। चाहो तो डायग्राम बना लो, हालांकि मैंने कहा था बिना पेन उठाए कर सकते हैं। तो अगर इमेजिन करके देखते हैं, नहीं तो डायग्राम बनाएंगे। तो सोचिए कि पैराग्राम लॉ से हमें ए प्लस बी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, टेल टू टेल मिलाते हैं, है ना, पैराग्राम कंप्लीट करते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल उनके टेल से जाता है जिसको हम ए प्लस बी कहते हैं। दूसरा डायगोनल क्या देता है, करवाया था मैंने, एक डायगोनल तो ए प्लस बी देता है, दूसरा डायगोनल क्या देता है,
याद है? तो आप डायग्राम बनवाओगे हैं? हाँ, किसी को आ रहा है तो बताओ। चलिए, मैं अभी ऐसा नहीं बनाता, ऐसा कुछ बना देता हूँ। मान लो एक ए है, ये बी है, और हम लोग पैराग्राम कंप्लीट करते हैं, और ये वाला डायगोनल जो होता है ना, ये हमें देता है ए प्लस बी। दूसरा वाला डायगोनल क्या देता है भाई, बता दो। देखें किसी को याद है? अंशिका बताओ, अदनान। दूसरा डायगोनल बेटा क्या देता है? नहीं, नहीं याद आ रहा। चलो मान लेते हैं नहीं याद आ रहा, और अब हम निकालना चाहते हैं, तो मैंने इसको कह दिया लेट दिस साइड बी एक्स। कोई अननोन है ये, जैसे एक्स मान लेते हैं ना, अननोन। तो अब ट्रायंगल लगाते हैं। ट्रायंगल क्या बोलता है भाई? वेक्टर ए, देखो टेल और हेड, तो वेक्टर ए प्लस एक्स, ट्रायंगल लॉ से ये क्या होगा? बी के बराबर। इसे ध्यान से देखो, क्या कर सकता हूँ ऐसा? ए प्लस एक्स क्या बी के बराबर लिख सकता हूँ फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ? तो यस नो बोलो भाई। हाँ जी, अंशिका जी, अदनान जी, बोलिए कुछ। ट्रायंगल लॉ सबको आता है बहुत बढ़िया से? चुप नहीं रहना यार। जी सर। हाँ बोलो। तो ये बात समझ आई, ए प्लस एक्स को बी लिख सकता हूँ क्या? जी सर। तो एक्स क्या हो जाएगा? बी माइनस सर। ठीक है नहीं? तो यानी कोऑर्डिनेट का एक डायगोनल तो देता है ए प्लस बी, और दूसरा डायगोनल क्या देता है? दोनों का डिफरेंस, ए माइनस बी, बी माइनस ए, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। ठीक है ना? अभी मैंने ये डायरेक्शन ले लिया तो बी माइनस ए है। हाँ, नीचे से ऊपर ले लेता तो ये ए माइनस बी होता। राइट? एक तो समझ लो, ये याद रखने वाली चीज है कि जो डायगोनल टेल से जाएगा वो ए प्लस बी होगा, और जो हेड टू हेड ज्वाइन करेगा, है ना, वो उनका डिफरेंस देगा, है ना, वेक्टर डिफरेंस ए माइनस बी। अब मुझे बस ये बता दो, ऐसे किस कोऑर्डिनेट को जानते हो जिसके दोनों डायगोनल बराबर होते हैं? क्या नाम है ऐसे कोऑर्डिनेटर का जिसके दोनों डायगोनल बराबर हैं और साइड्स बराबर नहीं है? मान ए इज नॉट इक्वल टू बी बट द डायगोनल्स आर इक्वल। नाम बताइए कोऑर्डिनेटर का, 9वीं 10वीं का सवाल। हम्म, बोलिए जी, बोलिए। सर अंशिका, आप तो चुप ही हो गए भाई। एक मिनट, अंशिका से बात करते हैं। अंशिका जी, आप बिल्कुल ही अनम्यूट ही नहीं हो रहे, क्या बात होगी? हम्म, जब म्यूट रहता है बच्चा तो हमें लगता है कि बच्चा उधर बैठा भी है कि नहीं। हाँ जी अंशिका, आर यू देयर? Yes, sir, I'm here. ठीक है जी। तो ये बताइए कि ऐसा कोई कोऑर्डिनेट बताओ जिसके दोनों डायगोनल बराबर होते हैं लेंथ में। चलो अदनान से पूछते हैं, अभी अदनान कुछ बता रहा था, तो अदनान जी बताओ, क्या बोल रहे थे आप, बताइए। सर एक तो ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम दोनों में डायगोनल बराबर हो जाएंगे ना? अरे बेटा बिल्कुल नहीं होते, क्या कर रहे हो? लो मैं बनाता हूँ। ये मैंने बनाया है ना, ये पैरेललोग्राम बनाया मैंने। तो क्या आपको ये डायगोनल और ये डायगोनल बराबर दिख रहे हैं? नहीं सर, नहीं। पैराग्राम में बराबर नहीं होते, और ट्रेपेजियम में तो मतलब डिपेंड करेगा। हाँ, इस टाइप का ट्रेपेजियम है तो चल बराबर कर लो, अदरवाइज जनरल रूल नहीं है। ट्रेपेजियम ऐसा भी हो सकता था। फिर रोम्बस या स्क्वायर? चलिए, अब आपने बोला वैसे रोम्बस में भी नहीं होते। जी जी, स्क्वायर रोम्बस भी स्क्वायर। तो, हाँ रोम्बस भी ऐसा होता है, तो इसमें भी नहीं होते बराबर, है ना। स्क्वायर में हो सकते हैं, होते हैं मतलब, लेकिन उसमें दोनों साइड्स भी बराबर होती हैं, पर यहाँ पे ए बी के बराबर है ऐसा गिवन नहीं है। तो हमें कैसा कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए? एटलीस्ट वी शुड नॉट थिंक ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल। अब सही आया, रेक्टेंगल एक्चुअली। ठीक है ना? तो जब ए बी के बराबर नहीं है
तो हमें सोचना चाहिए इट मस्ट बी अ रेक्टेंगल। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना। ये आपने कंप्लीट किया और ये डायगोनल आपका ए प्लस बी दे रहा है, और ये वाला फिर आपको, या ये वाला ऐसा कह लो, ये ए माइनस बी दे रहा है। सही है। तो जब एक बार पता लगी गया कि रेक्टेंगल है तो ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा, 90। और इसे सोचने के लिए हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी। अगर एमसीक्यू आता है तो हम डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। क्या ये क्लियर है? जी हाँ जी सर, बच्चों, समझ आ गया। समझ आ गया ना। चलिए तो देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। कुछ सवाल किए। पहला सवाल देखो क्या था, वो भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पे था, इक्विलेटरल बन रहा था, तो बिना पेन उठाए करने वाला सवाल था अगर मैं बात करूं, है ना। कुछ खास सॉल्व किए बिना। आप एमसीक्यू होंगे, हाँ स्कूल में आएगा तो डेफिनेटली आपको सब्जेक्टिव में दिखाना पड़ेगा, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको बिना कुछ दिखाए, यानी सबसे इजी मेथड होता है कि आप ज्योमेट्री सोच पाए और वो प्रॉपर्टी लगा पाए, है ना। तो 9th-10th की ज्योमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, वो आपको टच में रहना है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी इजी था, ये ट्रायंगल ऑफ ए डायरेक्ट बेस क्वेश्चन था, आपने भी अच्छे से किया ये, है ना। फिर ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम कर रहे हैं अभी, तो इन्हें इस सवाल को हमने 3 सवालों से किया। तो अंशिका ने शायद स्क्वायरिंग वाली बात बताई थी, तो स्क्वायरिंग की हमने, स्क्वायरिंग करके हमने ए डॉट बी तक डॉट की प्रॉपर्टी यूज की हमने, है ना। तो पहला मेथड। दूसरा वाला था हमारा एनालिटिकल मेथड, जो याद होगा, आर का फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा का अंडर रूट, है ना। फिर हमें यहाँ सीखने को मिला, यहाँ रिवाइज किया हमने कि अगर ए और बी में एंगल थीटा होगा तो ए और माइनस बी में एंगल 180 माइनस थीटा होगा, है ना। इसे यूज किया हमने। और लास्ट वाला जो था बिल्कुल सिंपल था, रेक्टेंगल होगा ये, ऐसा सोचना था। तो एक डायगोनल देता है ए प्लस बी, तो दूसरा देता है ए माइनस बी। चलिए तो ये थे हमारे अभी तक के 3 सवाल, और देखते हैं अब कुछ ऐसे सवालों पे जाते हैं जिसकी जरूरत हमें आगे मैकेनिक्स में एक्चुअली पढ़ने वाली है। ऐसे सवालों की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। ये मैथ्स वेक्टर्स के सवाल हैं एक्चुअली। फिजिक्स की बुक में आएंगे क्वेश्चन, स्कूल वाले भी देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनका एप्लीकेशन उतना नहीं है। मतलब एज फार एज कोई हमें रिजल्टेंट निकालने होते हैं, ठीक है ना, या रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेक्टर्स निकालने होते हैं, तो डिफरेंस की और समेशन की जरूरत पड़ती है ना, या रिजॉल्व करके रिजल्टेंट निकालने की जरूरत पड़ती है। तो एक सवाल मैं यहाँ दे जा रहा हूँ जिसमें एक पॉइंट पर कुछ फोर्सेस लग रही हैं, और आपको बताना है कि भाई कोई एक अननोन फोर्स क्या होगी। सही है। जैसे आपने लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं अगर एक सिचुएशन बना दूं कि भाई एक धागे से ये बंधा हुआ है कुछ, है ना, ये बॉब एक मास है, पॉइंट मास, ठीक है। और एक फोर्स मैंने लगा रखी है इधर हॉरिजॉन्टली एफ, और एक फोर्स टेंशन फोर्स होती है जिसके बारे में जानेंगे, बट अभी मैं खाली बता रहा हूँ कि टी फोर्स है जो लग रही है अवे फ्रॉम द बॉडी, इस डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। और mg फोर्स जो होता है, वेट जिसे आप जानते हैं, वो इधर लगता है, और सपोज ये एंगल थीटा है, ये पॉइंट वो है जहां से ये स्ट्रिंग बनी हुई है, और बॉडी रेस्ट में है, यानी इक्विलिब्रियम में है, यानी एफ टी और mg का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 0, है ना, वो 0 है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी एक फोर्स का नोन कर दूं, फॉर एग्जाम्पल टेंशन की ही बात कर लेते हैं, टेंशन भी निकालना है, मान लो थीटा भी निकालना है ना, मैं बोलता हूँ कि एफ एंड mg आर गिवन। तो यहाँ पे गिवन क्या है, और याद रखना हमेशा आंसर निकालने होते हैं गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में। अगर गिवन है एफ एंड mg, ये गिवन है, देन फाइंड टेंशन एंड एंगल थीटा, ये दो अननोन्स हैं। तो ये आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल एफ और mg के टर्म्स में दे सकते हैं। जो भी गिवन होता है, कोई नई सी चीज सोच के नहीं देखे आएंगे आंसर, जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसी के टर्म्स में आंसर को हमें देना है। तो चलिए थोड़ा सोचते हैं कि इस सवाल को अगर हैंडल करना है, वेक्टर्स पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, तो कैसे करेंगे। लेट्स ट्राई, है ना, इसे ट्राई करो, उसके बाद मैं बात करूँ। अच्छा, कम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मैंने वैसे पढ़ाया था, तो सभी लोगों ने अटेंड किया था, या आप लोग जानते हैं, आपने वीडियो में भी देख लिया था, आपको वीडियो दिया गया था और आपने देख लिया था। अगर आपको आता है तो गुड, नहीं तो मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा, तो बिना रिजॉल्व के सीखने के आप आगे मूव नहीं कर सकते, है ना। तो क्या कहते हैं आप लोग, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था आप लोगों ने, जहां तक मुझे याद है मैंने सिखा दिया था, शायद क्लास में बताया था आपको। Yes, sir. ओके, अंशिका ने याद है। अदनान तुम भी थे क्लास में। Sir, I don't think so. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आता है आपको? मेरे ख्याल से नहीं। आपके ख्याल से नहीं?
तो बताना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल एकदम आइडिया नहीं है अदनान? नहीं सर। ठीक है जी, फिर मैं बता देता हूँ, तो फिर ये सवाल पूछने का भी कोई मतलब नहीं है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, पहले वो बता देता हूँ, फिर आप ये सवाल करिएगा। चलिए, तो रिजोल्यूशन को बहुत लंबा नहीं, लेकिन एक वर्किंग रूल की तरह मैं आपको समझा देता हूँ। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रिजॉल्विंग ऑफ अ वेक्टर, रिजॉल्विंग बेटर वर्ड होगा, मैं वही करता हूँ यूज। ऑफ अ वेक्टर, तो अंडरस्टैंडिंग बस ये लेके आनी है, जैसे आप कार्टेशियन वो बनाते हैं फ्रेम या कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, एक्स एंड वाई, तो ये एक्स है, ये वाई है, और ये ऑरिजिन है, और स्पेस में कोई ये लाइन है मान लो, अभी वेक्टर ये फिलहाल हमारा, तो इसके एक्स कंपोनेंट को कैसे निकालते हैं, वर्किंग रूल। तो इसमें ये भी होगा कि जिन बच्चों को थोड़ा आइडिया हो मुझे बता सकते हैं, अगर मुझे इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है, मान लो ये वेक्टर आर है और मुझे इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है, तो क्या तरीका है, चलिए बताएं। अंशिका, आपको आइडिया कैसे निकालते हैं कंपोनेंट? चलिए इसको सीख लेते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है Yes, sir. कि ये जो, हाँ बोलो क्या करते हैं बेटा, ये आर गिवन है तो इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है, क्या करते हैं? So then we'll use like r cos theta I. ठीक है, लेकिन अभी आपको मैंने ये डायग्राम जैसे मैंने बनाया, अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो अभी थीटा बीटा मैंने दिया नहीं है कुछ, और आपको कंपोनेंट निकालना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन द एक्स एक्सिस, ये लाइन सुनी है हम लोगों ने, बोली थी मैंने शायद, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन द एक्स एक्सिस, क्या मतलब है इस लाइन का, एंड कैसे निकालते हैं हम लोग ये प्रोजेक्शन, ये मैं आपसे पूछूंगा। हाउ वी फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, ऑन अ गिवन लाइन। तो मुझे एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट या प्रोजेक्शन निकालना है, क्या मतलब होता है प्रोजेक्शन निकालने का? हाँ जी बोले, याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फटाफट रिवाइज करते हैं, कोई इशू नहीं, करें रिवाइज, चलिए कर लेते हैं, सीख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे क्या करते हैं जी, एक्सट्रीम जो है इसके, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन दी एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन दी एक्स एक्सिस। तो जो लेंथ इंटरसेप्ट होती है ये वाली, इसे बोलते हैं प्रोजेक्टेड लेंथ या प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन दी एक्स एक्सिस। तो लैंग्वेज में लिख लेंगे प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन दी एक्स एक्सिस, और इसी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर आर, या कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर आर, ऐसे बोलो, क्या बोलेंगे? इट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर आर, और रिजॉल्व पार्ट, क्या बोलते हैं? रिजॉल्व पार्ट, रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर आर ऑन द एक्स एक्सिस या अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये लैंग्वेज एक्चुअली इस तरह की यूज होगी, तो आपको यानी चाहिए। तो चलिए, प्रोजेक्शन डालने का मतलब समझ आ गया कि एक्सट्रीम से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ऑन द एक्स एक्सिस, तो जो भी लेंथ इंटरसेप्ट होगी दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन द एक्स एक्सिस। और वेक्टर की भाषा में इसे क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ आर, है ना, अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ आर इन द एक्स डायरेक्शन और एक्स कंपोनेंट। ठीक है जी, क्या ये क्लियर है? जी सर। ओके, अननान क्लियर है? ओके गुड। चलिए, तो एक्स कंपोनेंट हमें मालूम है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि वर्किंग रूल की तरह, अच्छा मीनिंग क्या होता है इसका, मीनिंग निकाल लेते हैं। तो मीनिंग का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। इफेक्ट, कॉज इफेक्ट में फिजिक्स चलती है, जैसे नेट फोर्स लगेगा तो इफेक्ट क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। वेलोसिटी है तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और खाली डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा? चेंज इन पोजीशन। तो मैं एक डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल ले लेता हूँ।
suppose you move along the x axis, यानी your displacement is along the x direction. ठीक है, तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो x डायरेक्शन में है, तो क्या y कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा? इफ यू आर मूविंग ऑन द x एक्सिस, तो क्या तुम्हारा y कोऑर्डिनेट चेंज होगा बेटा? ये सोचना है, क्या बोलोगे? अगर तुम x के अलोंग मूव कर रहे हो तो x कोऑर्डिनेट तो क्या चेंज होगा ही, है ना? इस केस में जैसे पॉजिटिव x में जा रहा है तो x कोऑर्डिनेट विल इंक्रीज, y कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज। हाँ जी बेटा बोलो। हाँ जी अदनान बेटा बोलो, क्या कह रहे थे आप? सर क्वेश्चन समझ नहीं आया सही से। कोई बात नहीं, फिर बोल रहा हूँ। अगर तुम x डायरेक्शन में चलते हो, x एक्सिस पर चलते हो, तो तुम्हारे चलने से तुम्हारा x कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा या y कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा? अभी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। सर y भी चेंज होगा। y भी होगा? अच्छा जल्दी देखते हैं। मान लो पहले तुम कहाँ थे, यहाँ थे, और तुम्हारा कोऑर्डिनेट था x1, 0। x एक्सिस पे बेटा y कोऑर्डिनेट 0 होता है, पता है आपको? y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना x एक्सिस पे। जी सर जी सर जी सर। अब तुम P1 से P2 पे आ गए, अब तुम्हारा कोऑर्डिनेट हो गया मान लो 5, 0, तो क्या y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज आया? नहीं सर। नहीं आया, ठीक है ना? और x कोऑर्डिनेट में चेंज आया? जी सर। तो x में मूव करने से क्या तो y में डिस्प्लेसमेंट होगा? तुम्हारा y में डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं सर। है ना, नहीं होगा, क्योंकि जब तक y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा तो y में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जी सर। और अगर मान लो तुम इस लाइन के लॉन्ग चलते हो, तुम P1 पे हो, तो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। x1 का मतलब ये x1 हो गया, और यहां से ये y1 हो गया, ठीक है ना? और तुम P1 से P2 आ गए, तो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट अभी क्या हो गया? x2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? y2। तो तुम इस लाइन के लॉन्ग अगर चलते हो तो क्या तुम्हारा x कोऑर्डिनेट चेंज होता है? जी सर, अब दोनों चेंज होंगे। x और y दोनों चेंज होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इस लाइन के अलोंग है तो तुम्हारा x कंपोनेंट भी है और तुम्हारा y कंपोनेंट भी है। कंपोनेंट है, भाई इफेक्ट है ना। तुम्हारे इधर चलने से अगर x कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है तो यानी तुम्हारा चलने का इफेक्ट हुआ ना इन द x डायरेक्शन, यानी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ इन द x डायरेक्शन। x में भी डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा, y में भी डिस्प्लेसमेंट है, पर नेट डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली इस लाइन के अलोंग ही होगा। लेकिन ये दोनों डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट ऑफ द, है ना, द डिस्प्लेसमेंट दैट यू अकर्ड। क्या क्लियर है? जी सर, समझ आ गया। तो यार चलिए अब वर्किंग रूल की तरह लेते हैं कि अगर मान लो कोई वेक्टर r गिवन हो ऐसा, और ये एंगल हो थीटा, ठीक है ना? तो यहाँ आपने डाला प्रोजेक्शन, परपेंडिकुलर डाला, तो ये वाली जो लेंथ होगी, है ना, ये जो लेंथ होगी ये आपका x कंपोनेंट है, यानी इसको हम rx कह देंगे। और तुम ध्यान से इस ट्रायंगल से देख सकते हो कि ये क्या है? r cos थीटा। देखो ध्यान से, ये कितना है? r cos थीटा। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोट। cos थीटा होता है बेस, तो rx है, और ये हाइपोट, तो rx क्या हो गया? r cos थीटा। क्या ये क्लियर है? हाँ जी बेटा, क्लियर है ये अदनान? जी सर। चलिए अब y कंपोनेंट की बात करते हैं। अब ये तुमने डाला परपेंडिकुलर यहाँ, और ये जो है लेंथ, ये आपका आर वाई कंपोनेंट है, ठीक है जी? तो ये थीटा, तो ये थीटा। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। तो आर वाई क्या आ गया बेटा? देखो आर साइन थीटा, जो आपका आर वाई है वो क्या आ गया? आर साइन थीटा। क्या क्लियर है? देख पा रहे हो?
ठीक है बेटा, जवाब देते रहो साथ साथ। सर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, हाँ बोलो, क्या कंफ्यूजन है? वही समझ नहीं आया। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, तो बोलना पड़ेगा उसके लिए, पूछना पड़ेगा। अभी तो एक तो वर्किंग पहले रूल बता रहा समझ। हूँ मैं आपको कि कोई भी वेक्टर अगर है, मान लो, है ना, जैसे वेक्टर मान लो इधर है, आपको साइन थीटा कॉस थीटा मालूम है? जी सर। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये थीटा है मान लो, तो थीटा के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोट। ये मालूम बेटा आपको? जी सर। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोट। और साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। कोई दिक्कत? नहीं सर। अगर मान लो ये वेक्टर आर है और ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये तो ये वाला, और ये एंगल थीटा है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन है? ये वाली साइड, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और ये बेस ही तो इसका आर एक्स है, यही तो आर एक्स है। प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स कंपोनेंट। प्रोजेक्शन ऑन द एक्सिस को क्या बोलते हैं बेटा? एक्स कंपोनेंट। और प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट। अब हमें एक रिलेशन निकालना है, जैसे आर तो हमें मालूम है, थीटा मालूम है, तो आर और थीटा के टर्म्स में आर एक्स क्या होगा, आर वाई क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो अब तो ट्रायंगल लगाना है भाई, साइन थीटा कॉस थीटा लगाना है। यहाँ तक देखो कंफर्टेबल हो? जी सर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आ गई। चलिए अब इस ट्रायंगल में देखो, इसमें नाम दे दो कुछ, ये ओ है ना, ये पी क्यू आर दे दो नाम, चलो कुछ और देना पड़ेगा, ए बी सी दे दो, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ओ बी सी में कॉस थीटा जो होता है बेटा, वो बेस होता है, बेस, और बेस यहाँ पे कौन है? आर एक्स, और हाइपोट कौन है? आर। देखो क्लियर है ये? समझ लो। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ये? जी सर। तो आर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर कॉस थीटा। जी सर। ठीक है। और जो ट्रायंगल है आपका, कौन सा वाला? ओ ए बी, ये भी थीटा होगा, इसमें कोई डाउट है तुम्हें? ऑल्टरनेट एंगल्स, या ये वाला एंगल ले लो, 90 माइनस थीटा है ये, जी 90 है ना, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा है। हाँ बेटा बोलो। जी सर। ये एंगल दिख रहा है 90 माइनस थीटा बेटा? हाँ हाँ, वो तो हो जाता है। ओके। तो ये 90 माइनस थीटा है। अब देखो, आर वाई को लेके आना है बीच में, है ना, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लिखता हूं मैं, तो बेस कौन हो जाएगा इस बार? आर वाई, और हाइपोट क्या होगा? आर। देखो ये स्टेप क्लियर है? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा जो है वो आर वाई अपॉन आर है बेटा, देखो ध्यान से। जी अंदर सर। बेटा। जी जी जी। अच्छा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्या ऐसा मालूम है आपको? जी हाँ सर। ओके गुड। तो यानी आर वाई जो हो गया वो हो गया आर साइन थीटा। क्या ये बेटा समझ में आ गया? बस ये कंपोनेंट्स हैं एक्चुअली, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकालने का तरीका है ना। तो ये मतलब अच्छे से जान लो, बहुत सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। क्या समझ लिया बेटा आपने? जी सर समझ गए। ओके। अब यहाँ पर देखिए, हम अपने पुराने सवाल पे आते हैं जो मैंने पूछा था, ये वाला। ये एक बॉडी या मास एम, तीन फोर्स लग रही हैं, एक कैपिटल एफ, एक एमजी और एक टेंशन, और हमें क्या करना है? टेंशन निकालनी है और थीटा निकालना है। एक बेसिक सी बात बस पता होनी चाहिए हमें कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन इज जीरो, चाहे एक्स में हो चाहे वाई में हो, तो नेट क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। अगर फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है तो नेट फोर्स इन एवरी डायरेक्शन इज जीरो। क्या ये आप एग्री करते हैं? होगा ऐसा?
जी सर। ओके, अब यहाँ पे देखो जरा इस सवाल को हम कैसे करेंगे हैंडल। देखो यहाँ पर हमने ये लाइन खींची, यानी एक हमने ले लिया y एक्सिस और एक ले लिया हमने x एक्सिस। अब हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, तो टेंशन का जो y कंपोनेंट है, टेंशन देखो किधर लग रहा है, अलोंग द लाइन, अलोंग द स्ट्रिंग, तो इसका ऊपर जो कंपोनेंट होगा, क्या इसे मैं लिख सकता हूँ t cos थीटा। अभी अभी सीखा था कि जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है उस डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, cos थीटा से मल्टीप्लाई। अगर थीटा मालूम है उस डायरेक्शन से, तो cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो विल गेट द कंपोनेंट इन दैट डायरेक्शन। क्या बेटा क्लियर है? जी सर। और t का जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, t sin थीटा। कोई डाउट? अनन देखो t इधर लग रहा है, थीटा ये है, तो ऊपर वाला कंपोनेंट यानी थीटा की डायरेक्शन वाला तो हो गया cos, और परपेंडिकुलर वाला इधर वाला क्या हो गया, क्योंकि ये एंगल क्या है, ये तो 90 माइनस थीटा है ना, तो ये कंपोनेंट हो जी जाएगा वो t cos साइन। 90 माइनस थीटा, यानी कि t sin थीटा। क्या ये क्लियर है? जी सर। तो यानी ये दोनों मैंने लिख लिया, t sin थीटा, t cos थीटा, तो ये रब कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पे फोर्सेस क्या लग रही है, F तो लग रहा है इधर, और इधर क्या लग रहा है, t sin थीटा, ऊपर क्या लग रहा है, t cos थीटा, और नीचे क्या लग रहा है, mg। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब है जब किसी फोर्स के हमने कंपोनेंट्स ले लिए तो उसको छोड़ दो, अब तो उसके कंपोनेंट्स वर्क करेंगे। यानी हम ये मानेंगे कि जो सिंगल टेंशन लग रहा था, अब वो एक नहीं दो हैं, एक ये वाला कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कई बार ये समझ आ रही है बेटा बात? अदनान जी सर। समझ में आया बेटा? हाँ जी बोलो। सर आया? समझ गया समझ। जी आ गया। तो अभी क्या है देखो, एक्स में नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। मैंने बोला ना बॉडी इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स जीरो होगी, तो एक्स में अगर नेट फोर्स को जीरो करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, t sin थीटा इक्वल टू f। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ये बेटा क्लियर है? इधर खींचने वाली फोर्स इधर खींचने वाली के क्या होगी, बराबर। अगर नेट फोर्स जीरो है तो ये दोनों खींचने वाली अपोजिट डायरेक्शन फोर्स क्या होंगी, बराबर इन मैग्नीट्यूड। हाँ बेटा जी, आया है कि नहीं? समझ गया सर। आ गया। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, t cos थीटा लग रहा है ऊपर और mg नीचे खींच रहा है, तो t cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। mg। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, है ना? यहां तक मुझे लगता है समझ आ रहा होगा। ठीक है, जी t सर। sin थीटा हो जाएगा f के बराबर, और ऊपर लगने वाला t cos थीटा बराबर हो जाएगा mg के बराबर। क्या ये क्लियर है बेटा? जी सर। ओके, अब दो इक्वेशन बन गई है ना? अगर मान लो मुझे थीटा निकालना है, t को एलिमिनेट करना है, तो क्या करना चाहिए, इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, डिवाइड, है ना? इक्वेशंस डिवाइड कर देते हैं, जो किया जा सकता है इक्वेशंस में, और इनको डिवाइड कर देंगे तो व्हाट विल गेट, टेंशन विल गेट कैंसिल आउट, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटा आपको पता होगा tan थीटा होता है, tan थीटा हो जाएगा सर। हाँ tan थीटा हो जाएगा, और ये f बाय mg हो जाएगा। तो एक तरह से थीटा तो आ गया, मतलब थीटा क्या होगा फिर, tan इनवर्स f अपॉन mg। ये इनवर्स वाला शायद पता नहीं आपको आइडिया है कि नहीं है, मालूम है लिख सकते हैं ऐसा इनवर्स में? सर वो 1/10 ही होता है ना, मतलब। नहीं नहीं, 1/10 नहीं होता ये। देखो ये अलग चीज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स होता है ये। यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लो tan थीटा 1/√3 है मान लो, तो थीटा को हम लिखते हैं tan इनवर्स, ये इंडिसेस वाला नहीं है, ये tan इनवर्स -1 1/√3, जिसकी वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं 30। जैसे साइन इनवर्स कितना 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। ये मैंने उल्टा लिख दिया, साइन 45 डिग्री है तो, ठीक है ना? तो हमें ऐसे लिखना चाहिए, साइन इनवर्स 1/√2 इज 45। यानी एक तरीका है ये,
राइट। ये ऐसा नहीं है कि 1/x वाला है, ये 1/x इक्वल टू x की पावर माइनस वाला इनवर्स नहीं है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अभी ध्यान रखना है कि tan थीटा अगर 1/√3 है तो थीटा निकालने का क्या मतलब है, tan इनवर्स ऑफ 1/√3। जो वैल्यू पता है तो पुट करेंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर गिवन होता tan थीटा 2 है, अब हमें तो नहीं पता ना किस एंगल पे 2 होता है, तो हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, बस दिस इज माय एंगल, ठीक है। तो यहाँ से समझो, समझ में आया? यस सर। ओके, अब देखते हैं कि हम कहाँ थे, किस सवाल में थे। यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। tan थीटा आ गया f/mg, या थीटा आ गया tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर f/mg, है ना। इतना छोड़ के आएंगे, ये एंगल हमारा tan इनवर्स f/mg। क्लियर है बेटा? हाँ जी बेटा, क्लियर है। यस सर। यस सर। अच्छा, अगर मान लो टेंशन निकालनी है और साइन थीटा कॉस थीटा को एलिमिनेट करना है, गायब करना है, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1। ये मालूम है आपको? साइन स्क्वायर थीटा जी प्लस जी। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। 1। तो ये जो इक्वेशन है 1 और 2, ये वाली, इनको अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो देखें क्या मिलता है। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, t साइन थीटा इक्वल टू f, और ये थी t cos थीटा इक्वल टू mg, राइट, यही थे ना। अब हमने क्या लिखा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग द इक्वेशंस, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 और 2 वी गेट, तो क्या मिला, t स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस t स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू f का स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। और यहाँ t स्क्वायर को कॉमन ले लें तो अंदर क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ आ गया f का स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। अब ये 1 होता है तो ये t स्क्वायर हो गया, या फिर t हो गया इसका अंडर रूट, यानी f का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर, ठीक है ना, या mg का होल स्क्वायर कह सकते हो। तो ये हमारे आ गई टेंशन की वैल्यू। देखो समझ में आ गया बेटा? जी सर, आ गया। ये f है, f का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, राइट, का अंडर रूट जो है वो हमारी टेंशन की वैल्यू। तो यानी अब वेक्टर्स के जो एप्लीकेशन आने वाले हैं वो यहाँ आने वाले हैं, ठीक है ना। आगे कई जगह मैकेनिक्स में जो हम यूज करेंगे, तो रिजॉल्विंग ऑफ अ वेक्टर, है ना, रिजल्टेंट लेना, ठीक है ना। जैसे अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि रिजल्ट कैसे लेते हैं, है ना, तो वो हम सीख सकते हैं अभी। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़े बेटा, एक सवाल और लें। जी सर। जैसे मान लो अब आपका मैं दे रहा हूं कि एक मास है m, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, जिसको हम नाम दे दें कुछ F1। इधर लग रहा है 20 न्यूटन F2, इधर लग रहा है, चलिए 10 न्यूटन F3, सही है। अब हमें क्या करना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। चलो, तो क्वेश्चन इज फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ F1, F2 एंड F3। तो F1, F2, F3 का हमें बेटा निकालना है रिजल्टेंट, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम नेट Fy और नेट Fx की बात करेंगे, है ना। x डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है, अगर मैं बोलूं समेशन Fx क्या है, समेशन मतलब जितने भी x में लग रहे थे उनका समेशन क्या है। तो हमने ढूंढा, तो हमने देखा यार यहाँ तो एक ही फोर्स है ना, केवल F1 है। तो हमने इसको लिख दिया 10 आई कैप। आपको आई जे के सब याद है अच्छे से, आई कैप क्या होता है? नहीं सर।
अदनान आई कैप नहीं पता क्या होता है इसका। आई क्या नहीं पता क्या होता है। नहीं पता? ओके ठीक है ठीक है, यानी आपका एक पार्ट मिस हुआ है। तो आपको वीडियो दिया गया था, आपने देखा नहीं बेटा? वीडियो गिवन था शायद आपको। सर वो मुझे क्लास से थोड़ी देर 1 घंटा पहले दिया था तो देख नहीं पाया था, अभी इस क्लास के बाद देखूंगा। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उसको एक बार अच्छे से देख लेना, मैं तुम्हें बताता हूँ यूनिट वेक्टर होता है, तो अब बता ही देता हूँ, जी है ना? अदरवाइज तुम्हें समझ आएगा नहीं। या आई कैप को छोड़ भी दें, बस ये समझो कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो क्या है ना? ये एक्स है, ये वाई है ना? अभी तो इतना तो क्लियर है कि एक्स में जो फोर्स लग रही है वो 10 है प्लस एक्स में, है ना? और समेशन एफ आई की बात करें तो प्लस वाई में लग रहा है 20 और नीचे लग रहा है 10। तो तुम्हें क्या लगता है रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा? वाई में, प्लस वाई में होगा या माइनस वाई में होगा? अगर एक फोर्स को 20, एक बॉडी को 20 न्यूटन से खींच रहे हैं प्लस वाई में और नीचे खींच रहे हैं 10 से माइनस वाई में, जाएगा किधर? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नेट फोर्स किधर ऊपर होगा? जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा। जाएगा। तो 20 में से 10 को माइनस करें, ठीक है ना? तो यानी 20 माइनस 10, तो ये आ गया 10 न्यूटन इन दी प्लस वाई डायरेक्शन। तो अभी इतना तो हमें मालूम ही है ना कि एक फोर्स इधर है 10 न्यूटन यानी प्लस एक्स में, और एक है 10 न्यूटन इन दी वाई डायरेक्शन, है ना? ये तो क्लियर है? हमें एक तरह से पूरे सिस्टम को, सिचुएशन को रिप्लेस कर सकते हैं। केवल दो ही फोर्स लग रही हैं, एक लग रहा है प्लस एक्स में और एक लग रहा है प्लस वाई में। एक्स वाला 10 है और वाई वाला भी नेट 10 है। क्या ये क्लियर है? जी सर। अब इनका रिजल्टेंट चाहिए मुझे, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाला डायगोनल हमने देखा रिजल्टेंट ऑफ द दीज टू फोर्सेस, और पाइथागोरस थ्योरम से दिख ही रहा है एकदम, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो आर क्या हो जाएगा हमारा? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना? यानी 2 इंटू 100 यानी 10 रूट 2, ठीक है ना? तो रिजल्टेंट जो आर आ गया वो कितना आ गया? 10 रूट 2। क्या बेटा ये क्लियर है? जी सर। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, फिर एक सवाल मैं दे रहा हूँ आपको जरा खुद करना है, ठीक है ना? बढ़िया से करना है एकदम। तो सब लोग इसको देख लो, कोई और में है कि नहीं बच्चा? हम्म, चलिए जी अदनान, इसे ठीक से देख लो बेटा, कोई डाउट हो पूछते रहो। हो गया? जी सर। चलिए, अब एक सवाल जो है आपको बिल्कुल करना है, और जिससे कि 100% हो जाए कि ये चीज एकदम क्लियर हो चुकी है, ठीक है? चलिए देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फोर्स तो मैंने लगा दी F1 इधर, चलिए 10 न्यूटन का रख लेते हैं। एक मैंने लगा दी इधर F2, और ये एंगल मैंने दे दिया 37, ठीक है ना? 37। और मान लो एक फोर्स मैंने चलिए ऊपर भी दे दी 5 न्यूटन, एक फोर्स नीचे दे दी 8 न्यूटन, ठीक है ना? 8 दे दी मैंने। तो ये चलिए इतनी देते हैं, F1, F2, F3 एंड F4, ठीक है ना? तो ये आपकी फोर्सेज हैं, और बस आपको ये बता दिया गया है कि cos 37 sin 37 जो है वो इस ट्रायंगल से निकालते हैं कि अगर ये 37 है तो ये साइड होती है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है ना? तो cos 37 कितना हो जाएगा? 3/5, और sin 37 क्या हो जाएगा? 4/5। ये गिवन है आपको, ठीक है ना? तो चलिए रिजल्टेंट निकालते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 का, ठीक है जी? निकालो उसे, तो देखते हैं।
या आप बोल भी सकते हो, है ना, बताते रहो, मैं लिखता रहूंगा। जैसे समेशन एफ एक्स निकालते हैं हम लोग, समेशन एफ एक्स जितने भी एक्स में लग रहे हैं फोर्सेस सबको हम लिखते हैं। तो चलिए बताइए एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। तो एक तो 10 न्यूटन, बिल्कुल सही है। F2 का कंपोनेंट होगा एक्स में। सर होगा, हाँ हाँ कंपोनेंट होगा उसमें। और कितना होगा? कंपोनेंट के लिए क्या सीखा हमने? 37 cos थीटा तो 3 सही है। 5। और F2 की वैल्यू मैंने शायद नहीं दी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 20 ले लो, कोई नहीं। तो 20 cos 37, सही है। जी सर। चलिए, तो एक्स में और कोई नहीं है, जैसे ऊपर 5 न्यूटन है उसका कोई कंपोनेंट होगा नहीं एक्स में, cos 90 0। नीचे 8 न्यूटन है बट उसका भी कोई कंपोनेंट नहीं होगा, है ना, 90 डिग्री पे कोई कंपोनेंट नहीं होता, cos 90 0। तो चलो एक्स में कल इतना ही कंपोनेंट है, यानी ये एफ एक्स आ गया। अब समेशन एफ आई की बात करते हैं। तो ऊपर लगने वाले वाई में होंगे प्लस, नीचे लगने वाले क्या होंगे? माइनस। ठीक है जी। तो चलिए सोचते हैं। तो ऊपर क्या लग रहा है बेटा? एक तो लग रहा है +5, +5 -8। -8 भी है, बिल्कुल सही। अच्छा, F2 का कोई कंपोनेंट है वाई में? F2 का जी सर, sin 37, चाहिए 20 sin और 37 प्लस का होगा, है ना, प्लस। प्लस का तो होगा जी। 20 sin 37, बिल्कुल सही। चलिए अब समेशन नेट एफ एक्स देख लेते हैं क्या है। 10 + 20 cos 37 होता है जी 3/5, यानी 4, ये आ गया 12 और ये हो गया 22। तो 22 न्यूटन तो हो गया एक्स में, है ना। अब वाई में देखते हैं। तो 5 - 8 तो ये हो गया -3 + 20, और साइन क्या होता है? 4/5, 4, ये 4 16 में से 3 गए, ये बचा 13। 16 में से 3 गए तो ये आया 13। तो यानी जो एफ आई है, समेशन एफ आई, वो तो है 13, और समेशन एफ एक्स क्या है? 22। तो इसका डायग्राम बनाए तो ऐसे बना सकते हैं, वाई में तो है 13 और एक्स में क्या है? 22। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा भाई? आर हो जाएगा 13 का स्क्वायर + 22 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? अगर एक्स मिल गया, वाई मिल गया, तो एक तरह से पूरी सिचुएशन अब लास्ट में दो वेक्टर से बची, एक था एक्स में और एक था वाई में, है ना, एफ एक्स एंड एफ वाई। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? कलगम लॉ है या अदरवाइज हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर अंडर रूट। क्या बेटा क्लियर है? जी सर समझ। ओके। चलिए अब ये तो चलो निकल गया कि रिजल्टेंट क्या आएगा, है ना, 16 का 169 हो जाएगा, 22 को भी सॉल्व कर लेंगे। और अब मान लो इस रिजल्टेंट का एंगल निकालना है मुझे एक्स एक्सिस से। मान लो ये एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है अल्फा। क्या अल्फा निकाल सकते हैं या tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं? यानी अब सिचुएशन क्या है कि ये है 22 न्यूटन जो एफ एक्स है, और ये है 13 न्यूटन जो एफ आई, और जो रिजल्टेंट है वो ये है। अब रिजल्टेंट कुछ एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से अल्फा, तो tan अल्फा कितना होगा? क्या बोलेंगे? tan होता है क्या बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मालूम होगा। जी सर। तो परपेंडिकुलर एफ आई है और ये एफ एक्स है, तो tan अल्फा क्या होता है बेटा? एफ आई ओवर एफ एक्स। तो लास्ट में जब भी एफ एक्स और एफ आई आ जाते हैं तो एंगल हम आराम से निकाल लेंगे, tan अल्फा = एफ आई ओवर एफ एक्स से। क्या ये क्लियर है बेटा? देखो ध्यान से, जी सर 14/22 हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी अदनान जी। जी सर।
अच्छा अब तुम ये बताओ कि तुमने अभी एक तो तुम बेटा वीडियो देख लेना, है ना, रेजोल्यूशन का डिटेल में देख लेना, आराम आराम से सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ ही लोगे, खैर मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है, बोलने वाली बात ही नहीं है। कि आप अच्छे से देखें और कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछें, राइट। तो वहां मैंने शायद डॉट प्रोडक्ट भी डिस्कस किया हुआ है, तो उसे भी आप देख लें अच्छे से, और कोई डाउट होगा तो मुझसे डिस्कस करें। डन। जी ठीक है सर। चलिए ठीक है, तो अभी फिर आज के लिए बेटा यहीं तक रखते हैं। कोई कुछ कहना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, कोई डाउट है पूछ सकते हो। क्या समझ में आ रहा है बेटा जो मैं बता रहा हूँ, कल ये बताओ, है अदनान? जी सर आ रहा है समझ सही सर। आ रहा है समझ, ठीक है। और ये कौन सी एंड में बुक जो को आपने फॉलो कर रहे हो? बता जी हाँ बेटा, हाँ ये जो आप आपने कुछ जो कह रहे एंड थे। में ये जो आखिरी जो स्लाइड है ये आपने निकाला, पता है क्या ये अच्छा मतलब क्या चीज है, वो समझ नहीं ये आया क्या ये है? आपको। ओके, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, अच्छा इसे बोलते हैं रिजल्ट। अगर रिजल्टेंट का मीनिंग क्या होता है, अगर मान लो एक साथ बहुत सारी फोर्स लगी, फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल है, बॉटल को मैं इधर भी फोर्स लगा, 4-5 लोग आ गए भाई, एक इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, फाइनली बॉटल जा रही है इधर, तो इसका मतलब सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट था वो इस तरफ था, ठीक है ना। मान लो मैं पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ उस तरफ, कोई पुश करने की कोशिश कर रहा है इस तरफ, लेकिन दोनों जब एक साथ करते हैं तो पता लगा बॉटल तो वही इधर जा रही है, तो बॉल किस तरफ जाएगी? अगर इनिशियल रेस्पॉन्स थी तो जिधर रिजल्टेंट फोर्स होगी। तो रिजल्टेंट शब्द का मतलब ये होता है कि द सिंगल फोर्स या सिंगल वेक्टर दैट रिप्लेसेस ऑल द वेक्टर व्हिच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, है ना। वेलोसिटीज हैं या फोर्सेस में ज्यादा समझ में आता है। अगर मान लो बहुत सारी फोर्स लग रही है तो सिंगल फोर्स जो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो ये सब मिलके कर रहे हैं, दैट सिंगल इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दोस फोर्सेस। ये मीनिंग होता है रिजल्टेंट का। क्या ये समझ में आ रहा है? समझ गया सर। ओके, चलिए। तो अभी फर्स्ट क्लास की काइंड ऑफ मुझे लगता है ऐसा कुछ तो थोड़ा ही आइडिया है, तो अब थोड़ा और पढ़ लेंगे, थोड़ा टच में आएंगे तो धीरे सर धीरे। सेकंड थी सेकंड हाँ बेटा, थी मैं सेकंड क्लास थी मेरी। सेकंड। जी जी अच्छा आपकी सेकंड थी, तो आपने पीछे क्या क्या पढ़ा हुआ है? डॉट प्रोडक्ट पहले पढ़ा दिया था क्या? रिजोल्यूशन भी पढ़ाया था आपने? कहा रिजोल्यूशन नहीं पढ़ा हुआ। अगर आपने दोनों, अच्छा आपने एक अटेंड की है, ओके सॉरी, आपने एक ही अटेंड किया, 2 क्लास मैंने कराया, तो एक वीडियो आपको जी देखना है, सर एक आपने एक अटेंड हाँ किया। जी ठीक है, गॉट इट, ठीक है। चलिए खैर, आप पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, देखिएगा, जहां कोई दिक्कत हो, डिफिकल्टीज हो, वो मुझसे आप, है ना, पूछिएगा। ओके, जी ठीक है सर। चलिए बेटा, ठीक है, फिर आज हम यहीं क्लास स्पेंड करते हैं, ठीक है ना।